जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ग्रामीण अधिवास के प्रकार के बाद आज हम शुरू कर रहे हैं छठे चैप्टर में ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप पैटर्न, जिसके लिए मैंने आपको बताया था अधिवासों के बसाव की आकृति के आधार पर किए गए विभाजन को अधिवास का प्रतिरूप कहा जाता है। तो यानी आकृति आधारित होते हैं पैटर्न प्रतिरूप। तो एक एक करके इनको शुरू करते हैं, जिसमें हम इनकी स्थिति क्या है, इनके डायग्राम पर और एक दो एग्जाम्पल पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला प्रतिरूप, जिसका नाम है रेखीय यानी लीनियर पैटर्न। तो सबसे पहले ये देखते हैं भी ये कहाँ बनते हैं। ये बनते हैं सड़क मार्ग, रेल मार्ग, नदी या नहर के किनारों पर बनते हैं। डायग्राम की अगर हम बात करें तो इस प्रकार आप सड़क या रेल मार्ग या नदी नहर आप बना दीजिए। नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और इसके किनारों पर आप मकान बना दीजिए। हमें तो परीक्षा में बनाने हैं और वैसे ये बने हुए होते हैं, तभी तो हम इनको पढ़ रहे हैं। और अगर आप ये मकान पास पास बनाओगे तो ये सघन रेखीय पैटर्न हो जाएगा। दूर दूर बनाओगे तो ये एकांकी रेखीय प्रतिरूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनकी बसावट होती है किनकी? रेखीय प्रतिरूप की। तो अब बात करते हैं भी ये कहां पर है। देखिएगा, ये अपने राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में है जयपुर जिला, और जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव, जयपुर का बरवाड़ा गांव है वो लीनियर पैटर्न का उदाहरण है। भारत की बात करें तो भारत में गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर रेखीय प्रतिरूप है वो पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अब और आयताकार रेक्टेंगल पैटर्न पर बात करते हैं। अब बात करते हैं भी ये कहां बनते हैं। जब दो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, जब दो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। देखिएगा, ये एक सड़क बना दी आपने, इसके बाद ये दूसरी सड़क, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही है, समकोण पर काटती है। तो इन सड़कों के किनारों पर पीछे तक जो मकान बने होते हैं उन्हें कहा जाता है उस आकृति को रेक्टेंगल। इस प्रकार से आप चारों तरफ भी बना सकते हो। पास पास बनाओगे तो वही सेम बात, सघन बस्तियां हो जाएगी। दूर दूर बनाओगे तो एकांकी बस्ती हो जाएगी। और ऐसे ही आप मकान हैं वो नीचे वाले हिस्से में बना देंगे। यहां पर भी ऐसे ही हम बना देंगे। तो इस प्रकार से जो ये शेप बनती है ये क्या हो गई? आयताकार आकृति हो गई, यानी आयताकार पैटर्न हो गया। ये कहाँ है? विश्व के जितने भी उपजाऊ मैदान हैं, उपजाऊ मैदानों में ज़्यादातर आयताकार पैटर्न ही हमें देखने को मिलता है। तो ये है आयताकार पैटर्न, जहाँ पर सड़कें हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरे पैटर्न पर बात करते हैं। बहुत ही प्यारा सा तीर यानी एरो प्रतिरूप, यानी तीर बनाना है। देखिएगा, बहुत से बच्चे तीर बनाते हैं ना, तो इस प्रकार का तीर बनाते हैं, बहुत सुंदर सा। तो समझिए यही सिचुएशन है। आप ऐसे बना के इसमें मकान बना देंगे तो वो एरो प्रतिरूप हो जाएगा। अब पहले हम ये देखते हैं ये बनते कहां पर है। देखिएगा, इनकी स्थिति की देखें तो अंतरीप के सिरों पर और नदी के नुकीले मोड़ पर। अंतरीप कौन सा होता है? जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा इलाका है। जैसे भारत का नीचे वाला हिस्सा ये अपना तमिलनाडु राज्य है, तो तीनों ओर से कहां से घिरा है? समुद्र से घिरा हुआ है, उसको कहते हैं अंतरीप। तो उस अंतरीप के सिरे पर, जैसे एरो में ये वाला हिस्सा हो गया, या फिर नदी के नुकीले मोड़ पर, जो नदी का इस प्रकार से मोड़ आ जाता है, तो ये एरो का फिर मोड़ आ गया, तो ये एक हिस्सा है, ये अंतरीप जैसा हो गया। अब हम इसके डायग्राम की बात करते हैं। तो देखिएगा, आप इस प्रकार से अंतरीप बना दीजिए पहले, और इसके अंदर आपको मकान बनाने हैं। आगे का सिरा नुकीला है तो वहां पर मकान है वो कम बनेंगे,
और जैसे जैसे हम पश्चिम यानी पीछे वाले भाग में जाएंगे, एरिया ज़्यादा होगा तो मकान हैं वो ज़्यादा होंगे वहाँ पर। तो ये तीर का आगे वाला हिस्सा हो गया, बीच में कोई रोड है तो उसके आसपास भी मकान है वो बनते जाएंगे। तो ये उसकी पूंछ बन गई। तो इस प्रकार की स्थिति जहाँ पर बनती है, दिखती है, उसको हम कहते हैं एरो प्रतिरूप कहते हैं। या आप ऐसे तीर बना के इसके अंदर मकान बना दीजिए, ये भी एरो का हो गया। अब बात करते हैं ऐसी स्थिति है कहां पर। तो देखिएगा, हमने कहा भारत के सबसे नीचे तमिलनाडु राज्य है, सबसे नीचे का गांव है कन्याकुमारी, कुमारी अंतरीप जिसको कहते हैं। तो तमिलनाडु का कन्याकुमारी गांव है वो इसका उदाहरण है। प्लस हम बात करें उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा राज्य में है चिल्का झील। तो उस चिल्का झील के तट पर एक गांव है सानानेंसी गांव, तो वहां पर एरो प्रतिरूप है वो दिखाई देता है। चिल्का झील वही जो भारत की सबसे बड़ी झील है, जिसका दिसंबर से जून तक जो पानी है वो खारा रहता है, बाद में बारिश के मौसम में इसका पानी मीठा हो जाता है। तो उड़ीसा और तमिलनाडु के गांवों के अंतर्गत जो किनारों पर है समुद्र के, वहां पर एरो प्रतिरूप है वो मिलता है। अगला पैटर्न का प्रकार है वृत्ताकार प्रतिरूप यानी सर्कुलर पैटर्न। देखिएगा किसे कहते हैं, क्या झील, तालाब, कुआं, किला या धार्मिक स्थल के चारों ओर बने हुई जो बस्ती होती है उसे वृत्ताकार पैटर्न है वो कहा जाता है। यानी कुल मिला के जल और स्थल भाग के चारों ओर। देखिएगा मूल रूप से ये क्या होते हैं, वृत्ताकार प्रतिरूप जो होते हैं वो दो भाग होते हैं इसके। एक रूप को कहते हैं नाभिकीय और दूसरे को कहा जाता है निहारिकीय, यानी न्यूक्लियर और नेबुलर कहा जाता है इसको। अब नाभिकीय का मतलब और निहारिका का मतलब की बात करते हैं। जब मध्य भाग स्थल है यानी किसी का मकान है या कोई मंदिर है, उसके चारों ओर जब बस्ती बस जाती है तो उसको नाभिकीय कहा जाता है। और जल भाग यानी तालाब, झील, उसके चारों ओर अगर बस्ती है तो उसे निहारिकीय रूप कहा जाता है। ये तो है मूल बात। लेकिन अब हम आपके सिलेबस की बात करते हैं तो आपके क्या दिया हुआ है, जो वृत्ताकार प्रतिरूप जो आपके सिलेबस में दिया गया है वहां पर उन्होंने निहारिकीय की बात की है और नाभिकीय प्रतिरूप है वो आपके अलग से डायग्राम है वो दिया गया है। तो अब हम सिलेबस के हिसाब से बात करते हैं। अब हमें ये बनाना है भी वृत्ताकार प्रतिरूप हम कैसे बनाएंगे। तो देखिएगा आपको क्या करना है, मध्य भाग में एक जलीय भाग बनाना है। आप झील बना लो, तालाब बना लो, जो भी बनाते हो उसके बीच में आप लिख दो और उसके चारों ओर आपको क्या करने हैं, मकान बना दो। उसके चारों ओर मकान बना दो इस प्रकार से। तो जब जलीय भाग के चारों ओर इस प्रकार से मकान बने होते हैं, बस्तियां बसी होती है, तो उसे कहा जाता है वृत्ताकार रूप। आप 2 लेयर 3 लेयर जैसे भी बनाना चाहें तो ये हो गया वृत्ताकार प्रतिरूप। ठीक है, अब बात करते हैं नाभिकीय प्रतिरूप की। तो इसमें मैंने अभी यही बता दिया आपको, यानी जब केंद्र में गांव के मुखिया यानी जब जमींदार का घर होता है या किसी राजा का महल होता है, उसके चारों ओर जब बस्ती यानी जो गांव है वो बस जाता है तो उसे नाभिकीय प्रतिरूप कहा जाता है। इसका डायग्राम भी आपको दिया हुआ है। तो इसको आपको क्या बनाना है, आपको मध्य भाग में सेम उसी तरीके से एक गोल घेरा बना देना है। इसमें आप किला लिख दो, महल लिख दो, या मुखिया का घर लिख दो, या जमींदार लिख दो। पहले जमींदारी प्रथा होती थी। और यहाँ तालाब लिख दो, या तालाब यानी पानी को दिखाने के लिए आप डॉट 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 ऐसे पानी को शो भी कर सकते हैं। तो सेम जब आप इस स्थल भाग के चारों ओर जब आप मकान बना दोगे तो इसे ही कहा जाता है नाभिकीय प्रतिरूप। दोनों में बस थोड़ा सा फर्क, आप जब डायग्राम बनाएं, जब बीच में तालाब झील बना दो तो वो हो गया आपका वृत्ताकार प्रतिरूप। ठीक है, और जब आप स्थल भाग के चारों ओर बनाओगे तो उसे कहा जाता है नाभिकीय प्रतिरूप। अब आगे बढ़ते हैं। अब है अर्धवृत्ताकार यानी सेमी सर्कुलर पैटर्न की बात आती है।
देखिए यहां तो हम पूरा वृत्त बना रहे हैं, तो सीधी सी बात है अब हमें अर्ध वृत्त बनाना है। देखिए सेम इसी तरीके से कर लेते हैं अपने भी। ये लीजिए कोई नदी से बनी हुई कोई तालाब या झील है, इसमें हमने पानी शो कर दिया जो इस बात को शो कर रहा है। अब अर्ध करने के लिए आप चाहते हो तो इस प्रकार से इसको आधा हिस्सा मान लो। अब इसमें क्या होता है, आधे हिस्से की तरफ ही मकान बसे हुए होते हैं। तो नदी द्वारा निर्मित झील तालाब के केवल एक दिशा में बसी हुई बस्तियां, आप इस साइड में बनाओ या इधर वाली साइड में बनाओ, इस प्रकार से जो बस्तियां बसती है अर्धगोले में, तो उसे कहा जाता है अर्धवृत्ताकार या सेमी सर्कुलर पैटर्न है वो कहा जाता है। जब पूरा गोला है तो वृत्ताकार जल भाग है और वृत्ताकार रूपी है, लेकिन मध्य में स्थल भाग है तो वो हो गया नाभिकीय प्रतिरूप। आधे वृत्त के चारों ओर यानी आधे तालाब के एक साइड में इस प्रकार गोल घेरे में ये बने हुए हैं मकान, तो उसे अर्धवृत्ताकार कहा जाता है। अब देखिएगा त्रिभुजाकार रूप, शायद आपको इसकी शेप से ही पता चल रहा है, त्रिभुजाकार रूप। अब इसमें देखिए कहां बनते हैं कि जब नदियों, सड़कें, नहरें एक दूसरे से मिलती तो हो परंतु एक दूसरे को काटती नहीं है, क्रॉस नहीं करती है। कैसे, देखिएगा ये एक कोई सड़क आ रही है, इसी प्रकार से दूसरी साइड से भी कोई सड़क आ रही है और दोनों आपस में मिल गई और आगे जाके एक बन गई। ये दो नदी हो सकती है या सड़क कोई हो सकती है, नहर हो सकती है। इस प्रकार से आए, आप कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा करके इनको मिलाएं भी दो आपस में मिले, तो आप देखिएगा ये क्या बन गया, ये त्रिभुज जिसमें एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई, तो त्रिभुजाकार शेप बन गई। इसलिए इसे कहा जाता है त्रिभुजाकार, ट्राइएंगल पैटर्न है वो कहा जाता है। अब वही आप इसमें आप मकान बना दीजिए इसे। अब इसमें क्या है, दो साइड में तो क्या हो गई, सड़क या जो नदी नहर आपने बनाई है वो आ गई, तो लोग क्या करते हैं इनको पार नहीं करते और अंदर वाली साइड में ही अपने मकान है वो बना लेते हैं। और जो बेस लाइन है, जैसे इसको हम आधार माने त्रिभुज का, तो इधर है वो बस्तियां आगे बढ़ती जाती है, यानी फैलाव है वो इस आधार रेखा की तरफ है वो बढ़ता जाता है। तो ये हुआ त्रिभुजाकार प्रतिरूप, जो दो सड़कों के मिलने से ये मिले हैं एक दूसरे को, यानी क्रॉस नहीं किया है भी। जैसे ये सड़क जा रही है, दूसरी इसको काट के दूसरी साइड नहीं जा रही है, क्योंकि अगर आपको याद हो 90 डिग्री पर अगर दो सड़कें काटती है तो हमने कहा उसे आयताकार पैटर्न कहा जाता है। जबकि यहां पर क्या है, दो एक दूसरे से मिल रही है लेकिन एक दूसरे को काट नहीं रही है, तब अंदर की साइड में इस प्रकार जो बस्तियां बस गई उसे कहा जाता है त्रिभुजाकार, ट्राइएंगल पैटर्न कहा जाता है। और ऐसी बस्तियां ज्यादातर आपको पंजाब और हरियाणा राज्य में मिलती है। अगला प्रकार है अर्य या त्रिज्या प्रतिरूप। अब बात करते हैं ये कहां बनते हैं। देखिएगा गांव में एक स्थान पर अनेक दिशाओं से सड़कें आकर मिलती हैं। जैसे इधर से सड़क आई, ये गांव का सेंटर मान लेते हैं, इधर चली गई, इधर से कोई सड़क आई, इधर चली गई, इधर से कोई सड़क आई, इधर चली गई, यानी और भी कितनी भी आप बना लीजिए। तो बहुत सी दिशाओं से सड़कें आकर मिलती है, तो इन सड़कों के किनारों पर जब मकान विकसित होते हैं, ये सड़कें आ रही है और इन सड़कों के किनारे आप इस प्रकार मकान बना दीजिए। पास पास है तो वही सघन, दूर दूर है तो एकांकी हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो बस्तियां बसती है उस शेप को कहा जाता है अर्य या त्रिज्या। अगर हम इसके गोल घेरा बना दें तो वृत्त बन जाएगा और प्रत्येक जो सड़क है वो इसकी त्रिज्या बन जाएगी। तो त्रिज्या पर जो विकसित मकान है, बस्तियां हैं, इनको कहा जाता है अर्य प्रतिरूप। इसमें गलियां हैं, जो भी गलियां होती है वो एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है
और गंगा का ऊपरी मैदान राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में इस प्रकार के प्रतिरूप है, पैटर्न है, वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये अरीय प्रतिरूप, अनेक दिशाओं से सड़कें आकर मिलना और उनके किनारे मकान बसना। अब बात आती है अगला तारा प्रतिरूप, स्टार पैटर्न पर। तो स्टार पैटर्न में आप पहले तो ये समझिएगा, स्टार पैटर्न का पहला जो रूप है स्टार्टिंग, वो अरीय प्रतिरूपी है, यानी यही चीज है, अरीय प्रतिरूपी है, यानी वही अलग अलग दिशाओं से सड़कें आती हैं। जैसे ये सड़क आई, इधर चली गई, ये सड़क आई, इधर चली गई, ये सड़क आई, इधर चली गई, ठीक है। और इनके किनारों पर मकान बस गए, जो हमने इधर अरीय में बनाया। ये लीजिए, अब हमें फर्क देखना है भी दोनों में फर्क क्या है, भी कब रूप को अरीय कहेंगे और कब उसको स्टार रूप कह देंगे। तो पहले तो हम वापिस वही अरीय रूप ही बनाया है आपके सामने, ताकि आपको अच्छे से ये बात क्लियर हो जाए। ये मकान बना दीजिए। अब इसमें क्या है, अभी इसमें तो है इन दोनों ही रूप, दोनों ही अरीय हो गए। सड़कों के किनारे किनारे मकान बने हुए हैं और इनकी जो गलियां हैं वो एक दूसरे के समानांतर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है, इन सड़कों के मध्य में बात करें भी, ये सड़क और ये सड़क, एक लाइन ये बन गई, ये एक लाइन ये, जब इनके बीच में भी मकान बन जाते हैं, यानी सड़कों के मध्य में भी जब मकान बन जाते हैं, तो सैटेलाइट से देखें, दूरी से देखें, तो ये बिल्कुल एक स्टार की तरह ही दिखाई देते हैं। तो यानी अरीय प्रतिरूप, तो बाहर जाने वाली सड़कों के मध्य भाग में मकान बन जाने पर एक स्टार नुमा आकृति बन जाती है। जैसे बच्चियां अक्सर बहुत सुंदर डायग्राम बनाती है, जैसे आप भी बना सकते हो। जैसे मैं यहां से स्टार्ट कर लूं, स्टार बना ले, ये रूप यहां मिला दिया, फिर यहां, फिर ये इसका सेंटर, यहां ये क्या बन गया, एक स्टार बन गया ना। तो आप भले ही इस प्रकार स्टार बनाकर उसमें शो कर दें, दोनों में फर्क देख लें अच्छे से। इसमें सिर्फ सड़कों के किनारे हैं जो बहुत सारी दिशाओं से आ रही है, और इसमें सड़कों के किनारों के बीच बीच में भी जब बस्तियां बस जाती है तो वो एक, क्योंकि इधर पीछे तो जो सड़कें जा रही है उनके किनारे तो और भी मकान बने, लेकिन बीच में सघनता बढ़ गई, तो ये हो गया स्टार प्रतिरूप, ठीक है। आगे बात करते हैं अब अनियमित या अनाकार प्रतिरूप, इर्रेगुलर, यानी जिसकी कोई आकृति नहीं है, इर्रेगुलर रूप से जो पैटर्न बनता है उसकी बात। इसमें क्या होता है, लोग बिना सड़कों के निर्मित होने से पहले ही अपनी सुविधा के अनुसार मकान बना लेते हैं। उन्हें वो ये नहीं देखते भी भविष्य में कोई प्रॉब्लम आएगी। जैसे इस प्रकार की बस्तियां जहां बस जाती है, वहां पर लोग बाद में गलियों के लिए, सड़कों के लिए मारामारी रहती है, लड़ाई झगड़ा करते हैं। और भारत में इस प्रकार के बहुत सी बस्तियां हैं वो बसी हुई है। तो अपनी सुविधा से बनी हुई जो बस्ती है, अपनी योजना से जो बनी हुई बस्ती है, वो अनियमित होती है। और इसका उदाहरण है सबसे बढ़िया 12 जिले का लिसाड़ी गांव। बहुत प्यारा प्रश्न बनता है भी 12 जिले के लिसाड़ी गांव में किस प्रकार की बस्तियां बसती है, अनियमित, जिसकी कोई शेप साइज कुछ भी नहीं है, अपनी मन मर्जी से किसी ने कहीं बना ली, किसी ने कहीं बना ली, इसके पास टेढ़े मेढ़े कहीं पर भी बना लिए, जिसकी कोई शेप नहीं बनती, यानी बिना रास्ता तय किए हुए अपना मकान है वो बसा लिया जाता है। तो 12 जिला जो राजस्थान का है, लिसाड़ी गांव है, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। तो यह है अनियमित या अनाकार प्रतिरूप। अब है अगला प्रतिरूप, पंखा प्रतिरूप। अब पंखा प्रतिरूप कैसे बनता है, जैसे हम हवा लेने के लिए जो घरों में पंखा यूज करते हैं उसी तरीके से इसकी आकृति है। तो गांव के केंद्र के चारों ओर मकान बनकर फिर सड़क के किनारे रेखीय रूप से मकान बनना। जैसे ये हो गया गांव का मध्य भाग,
और इसके चारों ओर मकान विकसित हो गए, मकान बनते गए। एक तरीके से ये केंद्रीय रूप हो गया। अब इसके जो साइड से जो रोड निकलती है, सड़क जा रही है, तो उस सड़क के किनारे रेखीय रूप में, तो ये एक वृत्ताकार रूप हो गया। और इसके चारों ओर फिर सड़क जो जा रही है उसके चारों ओर उसके साथ साथ ये रेखीय प्रतिरूप हो गया। तो ये बन गया एक पंखेनुमा स्ट्रक्चर। तो इसको कहा जाता है पंखा प्रतिरूप। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। सीढ़ी नुमा प्रतिरूप कहां मिलेंगे? पर्वतीय ढालों पर, यानी हिमालय पर्वत हो गया, इंडीज पर्वतमाला होगी, रोकीज पर्वतमाला होगी, आल्पस पर्वतमाला होगी। तो पहाड़ी जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर ऐसे जो प्रतिरूप है वो हमें देखने को मिलते हैं। देखिए कैसे होते हैं। जैसे ये कोई पर्वत है, ये इसका ढाल है, तो यहां पर मकान बनना, ये एक पर्वत है तो इस पर्वत का ढाल है, तो यहां पर इस प्रकार मकान बनना। इसी प्रकार अगर हम इस साइड में भी बना दें, तो जहां ढलान वाली भूमि है वहां पर अगर इस प्रकार मकान बनना, पास पास है तो वही सघन हो जाएगा, दूर दूर है तो एकांकी रूप हो जाएगा उसका प्रकार के आधार पर। तो इस प्रकार से पर्वतीय ढालों पर यानी सीढ़ी नुमा रूप से हमें दूर से देखने पर दिखाई देते हैं, जैसे सीढ़ियां सी बनी हुई है। आगे चलते हैं। मधु छत्ता यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसा प्रतिरूप है। और ये कैसा होता है? इसमें क्या है? गुंबदनुमा झोंपड़ियों के गांव होते हैं। इस प्रकार ऊपर से देखने पर हमें ये गुंबदाकार और ये झोंपड़ियां होती है। इस प्रकार ऐसे गुंबद से बने होते हैं। ये गेट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार ऊपर से देखने पर गुंबदनुमा या और ऊंचाई पर देखें तो हमें मधुमक्खी का छत्ता सा दिखाई देता है। वही पास पास है तो सघन, दूर दूर है तो एकांकी रूप हो जाएगा। तो ये कहां पर है? ये है दक्षिणी अफ्रीका के जो जुलू लोग हैं उनके जो गांव हैं, जुलू लोगों के जो गांव हैं उसमें मधुमक्खी प्रतिरूप है वो देखने को मिलता है। भारत की बात करें तो भारत में जो टोडा जनजाति के लोगों के जो गांव हैं वहां पर ऐसा ही रूप मिलता है। या आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय मछुआरे जो होते हैं, मछली पकड़ने का जो काम करते हैं, उन लोगों के जो मकान होते हैं वो हमें मधु छत्ता पैटर्न के है वो दिखाई देते हैं। अब देखिएगा, अब तक हम 13 प्रतिरूप पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं 14वां, मकड़ी जाल प्रतिरूप। मकड़ी जाल प्रतिरूप भी एक प्रकार का अरीय या त्रिज्यीय प्रतिरूप है। अरीय प्रतिरूप पर हम पहले बात कर चुके हैं। तो अलग अलग भूगोलवेत्ता अपने हिसाब से नाम दे देते हैं। तो कईयों ने इसे मकड़ी जाल प्रतिरूप कहा है, तो कईयों ने इसे अरीय प्रतिरूप है वो कहा है। और अंतिम बात करें टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़े मेढ़े को बोलते हैं जिग जैग, यानी कोई भी निश्चित शेप साइज कुछ नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। तो एक तरीके से अगर हम बात करें तो अनियमित बिना आकार वाली बातें सी होगी। तो टेढ़ा मेढ़ा प्रतिरूप तो सामान्य सी बात है, टेढ़े मेढ़े रूप में बसे हुए हैं तो वो टेढ़ा मेढ़ा प्रतिरूप हो गया। तो ये था अपना ग्रामीण अधिवासों के पैटर्न की बात। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। और ये इनकी स्थिति और मुख्यतः जो आपके सिलेबस के अनुसार 8 डायग्राम हैं, उम्मीद करता हूं अब तो आप अच्छे से उनको बना सकते हो। बहुत ही प्यारा लेसन है ये और 4 नंबर का है बोर्ड की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो एंजॉय कीजिएगा। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।